नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट साइंस चैप्टर। जी हाँ। और आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, हेरिडिटी। हेरिडिटी। मतलब ये तो हम रोज ही देखते हैं, है ना, कि बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। बिल्कुल। किसी की आंखें अपनी माँ जैसी होती हैं तो किसी के बाल अपने पिता जैसे। तो ये कैरेक्टर्स, ये ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते कैसे हैं? बस इसी पूरी प्रोसेस की स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें से कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत धीरे धीरे और क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे। ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे? चलिए सबसे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहां सिंगल पेरेंट होता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रेट्स या कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में कैसे पास ऑन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक डायग्राम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लो। जी, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डायग्राम के सेंटर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लो लिखा है। सबसे पहले है पेरेंट सेल। हाँ, ये वो सिंगल पेरेंट है जिससे रिप्रोडक्शन शुरू होता है। और पेरेंट सेल से एक एरो जा रहा है डीएनए कॉपिंग की तरफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन से पहले पेरेंट सेल अपने डीएनए की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। ये बहुत बहुत क्रूशल स्टेप है। डीएनए कॉपी हो गया, उसके बाद डीएनए कॉपिंग के बाद एरो सेल डिवीजन की तरफ जाता है। यहाँ सेल दो हिस्सों में बढ़ जाता है। और आखिर में सेल डिवीजन से बनते हैं ऑफस्प्रिंग, यानी नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। हाँ। अब यहाँ लिखा है ऑफस्प्रिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू पेरेंट। इसका मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट के लगभग बिल्कुल सेम टू सेम यानी आइडेंटिकल होते हैं। अच्छा, फोटोकॉपी की तरह। बिल्कुल। और इसीलिए इन्हें क्लोन्स कहा जाता है। नोन एज क्लोन्स। और ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर क्लोन्स। तो आपको लिखना है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। ठीक है, पर यहाँ एक और पॉइंट है, माइनर वेरिएशंस। अगर वो आइडेंटिकल हैं तो वेरिएशंस कहाँ से आए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ लिखा है कॉज्ड बाय डीएनए कॉपिंग एरर्स। मतलब कॉपिंग में गलतियां। हाँ, हालांकि डीएनए कॉपिंग एक बहुत एक्यूरेट प्रोसेस है, लेकिन कभी-कभी इसमें छोटी-मोटी गलतियां या एरर्स हो जाते हैं। स्मॉल डिफरेंसेस अपीयर। इन्हीं डीएनए कॉपिंग एरर्स की वजह से ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच बहुत मामूली से बहुत छोटे-छोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं। इन्हें ही वेरिएशंस कहते हैं। समझ गया। अब यहाँ एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच एक कंपैरिजन टेबल भी है। जी, एसेक्सुअल के नीचे लिखा है लो वेरिएशन और स्टेबल ट्रेट्स। मतलब वेरिएशन बहुत कम होता है और ट्रेट्स बदलते नहीं है। बिल्कुल। और सेक्सुअल के नीचे लिखा है हाई वेरिएशन और ग्रेटर डाइवर्सिटी। अब यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे ऑर्गेनिजम्स में बहुत डाइवर्सिटी मतलब विविधता देखने को मिलती है। हाँ, तो एसेक्सुअल स्टेबिलिटी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है क्योंकि सब एक जैसे हैं। और सेक्सुअल डाइवर्सिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डाइवर्सिटी आती है। और ये डाइवर्सिटी जरूरी क्यों है? क्योंकि डाइवर्सिटी हेल्प्स एवोल्यूशन, और यही डाइवर्सिटी एवोल्यूशन में मदद करती है। बदलते एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, और यहाँ एक की एग्जाम लाइन भी है। जी, asexual reproduction produces similar offsprings with minor variations due to DNA copying errors। तो ये इस पूरे टॉपिक की समरी हो गई। करें। इसका मतलब है कि asexual reproduction से एक जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं जिनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस सिर्फ डीएनए कॉपिंग में हुई गलतियों की वजह से आते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे कहाँ बढ़ें? अब हम टॉपिक को और गहराई में समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस मतलब अब हम देखेंगे कि ये ट्रेड्स असल में किस चीज के थ्रू इनहेरिट होते हैं। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट है जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो हेरिडिटी की यूनिट हैं, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। हाँ, क्रोमोसोम्स धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स। ह्यूमन सेल्स में क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ों में यानी पेयर्स में होते हैं। वन फ्रॉम मदर, वन फ्रॉम फादर। हर पेयर में एक क्रोमोसोम माँ से आता है और दूसरा क्रोमोसोम पिता से आता है।
डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक एक्स शेप्ड क्रोमोसोम दिखाया गया है जो पैर को दर्शाता है। ठीक है। अब यहाँ एक पूरा साइकिल डायग्राम है, क्रोमोसोम साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। जी, ये डायग्राम दिखाता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान क्रोमोसोम का नंबर कैसे मेंटेन रहता है। डायग्राम शुरू होता है पेरेंट से, जिनके सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 2n है। 2n का क्या मतलब है? 2n का मतलब है कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में है। इसे डिप्लॉयड कहते हैं। पेरेंट से एरो जा रहा है मियोसिस की तरफ। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो जर्म सेल्स यानी स्पर्म और एग बनाने के लिए होता है। तो मियोसिस से जर्म सेल्स बनते हैं जिन्हें गैमीट्स भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ n। मतलब मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, 2n से n। बिल्कुल, n का मतलब है कि अब क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं है, हैप्लॉइड, और ये प्रोसेस ओकर्स बाय मियोसिस। डायग्राम में भी दिखाया है, मियोसिस के बाद गैमीट्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर n है। जी, अब मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट एग आपस में फ्यूज होते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जिसमें 2n लिखा है। हाँ, क्योंकि n क्रोमोसोम पिता से और n क्रोमोसोम माँ से आते हैं, तो जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर फिर से n + n = 2n हो जाता है। ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर्ड। यानी जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में था 2n, वही जाइगोट में वापस आ जाता है। पर यह सब इतना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है। देखिए, मेंटेन्स कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। अच्छा, तो ये पूरी साइकिल हर स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट बनाए रखती है। जी, और इससे इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज की स्टेबिलिटी बनी रहती है। ये बोर्ड एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इस सेक्शन की एग्जाम लाइन? की एग्जाम लाइन है, क्रोमोसोम नंबर इज हाल्व्ड इन गैमीट्स एंड रिस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसे याद रखना है। बिल्कुल, गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद वापस रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, जीन्स और क्रोमोसोम्स की बात हो गई, पर सवाल यह है कि हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड? बहुत सही सवाल। मतलब ये जीन्स हमारे ट्रेट्स जैसे हाइट, स्किन कलर, आई कलर को कंट्रोल कैसे करते हैं? हाँ, तो समझते हैं रोल ऑफ डीएनए एंड जीन्स। पहला पॉइंट, डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह। बिल्कुल। और जीन इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन रखता है, उसे जीन कहते हैं। तो जीन ही हेरिडिटी के बेसिक यूनिट है। हाँ, अब जीन्स का काम क्या है? जीन्स कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, जीन्स का मुख्य काम प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को कंट्रोल करना है। और प्रोटीन्स डिसाइड अपीयरेंस एंड फंक्शंस। यही प्रोटीन्स हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल करते हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा होगा और हमारे बॉडी फंक्शंस कैसे होंगे। यहाँ एक सेंट्रल फ्लो डायग्राम है, डीएनए, जीन, प्रोटीन, ट्रेट। जी, ये डायग्राम इस पूरे प्रोसेस का हार्ट है, इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले है डीएनए, जिसमें जीन्स होते हैं। डीएनए से एरो जीन की तरफ जा रहा है। जीन का काम है प्रोटीन बनाना। जीन से एरो प्रोटीन की तरफ, प्रोटीन्स हमारे शरीर के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और आखिर में प्रोटीन से एरो ट्रेट की तरफ जा रहा है। फंक्शंस डिसाइड ट्रेट्स। तो पूरा फ्लो हुआ, डीएनए के अंदर जीन है, जीन ने प्रोटीन बनाया और प्रोटीन ने ट्रेट को एक्सप्रेस किया। एकदम सही। ये फ्लो बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसे किसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ प्लांट हाइट का एग्जाम्पल है। जीन, ग्रोथ हार्मोन, प्लांट हाइट। ठीक है। अब देखिए, मोर ग्रोथ हार्मोन, प्रोटीन, टॉल प्लांट। मतलब अगर जीन एफिशिएंट है और ज्यादा ग्रोथ हार्मोन जो एक प्रोटीन है बनाता है, तो प्लांट लंबा होगा। हाँ, और लेस ग्रोथ हार्मोन, प्रोटीन, शॉर्ट प्लांट। और अगर जीन लेस एफिशिएंट है और कम ग्रोथ हार्मोन बनाता है, तो प्लांट छोटा रह जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ एक और पॉइंट है, हाउ चेंजेस इन जीन्स अफेक्ट ट्रेट्स। जी, कभी-कभी चेंजेस इन डीएनए हो जाते हैं, म्यूटेशन। डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं जिसे म्यूटेशन कहते हैं।
और अगर डीएनए या जीन में चेंज आएगा तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्रोटीन, और जब प्रोटीन डिफरेंट बनेगा तो ट्रेट भी डिफरेंट एक्सप्रेस होगा, डिफरेंट ट्रेट्स, लीड्स टू वेरिएशन। और इसी वजह से पॉपुलेशन में वेरिएशंस आते हैं। एब्सोल्युटली। यहाँ एक मेमोरी बॉक्स भी है हाँ, एग्जाम बूस्ट के लिए। की एग्जाम लाइन, जीन्स कंट्रोल ट्रेट्स बाय मेकिंग प्रोटीन्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। हमेशा याद रखें, जीन्स ट्रेट्स को प्रोटीन्स बनाकर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। हाँ, जब किसी ट्रेट के लिए दो अलग अलग जीन वर्जन्स, जिन्हें अलील्स कहते हैं, मौजूद हो तो कौन सा एक्सप्रेस होगा? तो पहले बात करते हैं डोमिनेंट ट्रेट की। एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। हाँ। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है जो F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन में दिखाई देता है, और ये मास्क्स रिसेसिव ट्रेट। मतलब ये रिसेसिव ट्रेट के इफेक्ट को छुपा देता है या मास्क कर देता है। अच्छा, तो अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेट्स के जीन मौजूद हैं तो सिर्फ डोमिनेंट वाला ही दिखेगा। बिल्कुल। अब रिसेसिव ट्रेट ये हिडन इन F1 जनरेशन में छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता। जी, और ये अपीयर्स इन F2 जनरेशन। ये ट्रेट F2 जनरेशन में जाकर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। यहाँ एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायग्राम है, TT-XTT। इसे पनेट स्क्वायर कहते हैं ना? हाँ, यहाँ T टॉलनेस के लिए डोमिनेंट जीन है और T शॉर्टनेस के लिए रिसेसिव जीन है। पेरेंट्स TT से दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, T और T। बिल्कुल। अब पनेट स्क्वायर को समझते हैं। स्क्वायर के टॉप पर एक पेरेंट के गैमीट्स T, लिखें और लेफ्ट साइड पर दूसरे पेरेंट के T, ठीक है, अब बॉक्सेस को फिल करें। पहला बॉक्स ऊपर से T और साइड से T तो बना TT। दूसरा बॉक्स ऊपर से T और साइड से T बना TT। तीसरा बॉक्स ऊपर से T और साइड से T, ये भी TT। और चौथा बॉक्स ऊपर से T और साइड से T तो TT। अब रिजल्ट्स देखते हैं। F2 रेशियो 3 टॉल 1 शॉर्ट, ये कैसे आया? देखिए, TT वाला प्लांट तो टॉल होगा। TT वाले दोनों प्लांट्स भी टॉल होंगे क्योंकि T डोमिनेंट है। बिल्कुल। सिर्फ TT वाला प्लांट शॉर्ट होगा क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंट T नहीं है। अच्छा, तो टोटल 3 प्लांट्स टॉल हुए और 1 प्लांट शॉर्ट, तो रेशियो हुआ 3.1। यही F2 फिनोटाइपिक रेशियो है, जो है 3.1। बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पनेट स्क्वायर बनाकर रेशियो एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ F1 और F2 जनरेशंस के डायग्राम्स भी हैं। हाँ, F1 जनरेशन में दिखाया है कि जब प्योर टॉल TT और प्योर शॉर्ट TT को क्रॉस कराते हैं तो F1 में सारे प्लांट्स टॉल TT होते हैं। लिखा है ओनली डोमिनेंट ट्रेट विजिबल। और F2 में जब F1 के प्लांट्स TT को सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं तो F2 जनरेशन में 3 टॉल और 1 शॉर्ट प्लांट मिलते हैं। लिखा है 3.1 रेशियो। इस टॉपिक की एग्जाम लाइन क्या है? Dominant trait masks recessive trait in F1 generation. Your line dominant trait की definition है। ठीक है, अभी हमने एक ट्रेट मतलब हाइट का इनहेरिटेंस देखा। अब अगर दो ट्रेट्स एक साथ इनहेरिट हों तो क्या होता है? तो अब हमारा टॉपिक है डायहाइब्रिड क्रॉस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो ट्रेट्स। हाँ, मेंडल ने मटर के पौधे में 2 ट्रेट्स को एक साथ स्टडी किया। पहला था सीड का शेप, राउंड व्रिंकल्ड। राउंड डोमिनेंट है। हाँ, और दूसरा ट्रेट था सीड का कलर, येलो ग्रीन। और इसमें येलो डोमिनेंट है। बिल्कुल। अब यहाँ एक बड़ा सा डायहाइब्रिड क्रॉस पनेट स्क्वायर है, RYY into RYY। ये तो 4x4 का स्क्वायर है, 16 बॉक्सेस हैं इसमें। हाँ, RYY पेरेंट्स से 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे, RY, RY, RY और RY। यह बनाना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉप पर एक पेरेंट के 4 गैमीट्स और लेफ्ट साइड पर दूसरे के 4 गैमीट्स। जी, अब हर बॉक्स को फिल करना है। जी, जैसे पहला बॉक्स ऊपर से R और साइड से R मिलके बना RRYY। जी, इसी तरह सारे 16 बॉक्सेस को फिल करना है। ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। बिल्कुल। अब इसका जो रेशियो है F2 फिनोटाइपिक रेशियो 9331, ये बहुत फेमस है। जी हाँ, जब आप सभी 16 कॉम्बिनेशंस के ट्रेट्स को काउंट करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक रेशियो मिलेगा। 9 है राउंड येलो, मतलब जिनमें कम से कम एक डोमिनेंट R और एक डोमिनेंट Y है। 3 है राउंड ग्रीन, जिनमें एक डोमिनेंट R है लेकिन दोनों Y रिसेसिव हैं। फिर 3 है रिंकल्ड येलो, जिनमें दोनों R रिसेसिव है लेकिन कम से कम एक डोमिनेंट Y है।
और आखिर में 1 है wrinkled green। जिसमें सारे रिसेसिव जीन्स हैं RRYY। तो ये 9331 का रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है। बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी है, जी। न्यू कॉम्बिनेशंस इन F2। राउंड ग्रीन, wrinkled येलो। हाँ, ध्यान देने वाली बात यही है। F2 जनरेशन में 2 न्यू कॉम्बिनेशंस बने हैं। राइट। पेरेंट्स तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन थे। न्यू ट्रेट्स अपीयर। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ट्रेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर इनहेरिट होते हैं। और यही मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। बिल्कुल। ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मतलब अलग-अलग कैरेक्टर्स के ट्रेट्स जैसे सीड शेप और सीड कलर गैमीट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर अलग होते हैं। शेप का कलर से कोई लेना देना नहीं। एकदम सही। इस सेक्शन की एग्जाम लाइन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेट कॉम्बिनेशंस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही F2 जनरेशन में न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। जी हाँ। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, यानी ये कैसे डिसाइड होता है कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल। डायग्राम में 2 तरीके दिखाए गए हैं, एनवायरमेंटल और जेनेटिक। जी, पहले एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिसाइडेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब कुछ एनिमल्स में सेक्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स से डिसाइड होता है, जीन से नहीं। बिल्कुल। एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, जैसे टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स में। टेम्परेचर इफेक्ट सेक्स, तापमान से। कैसे? इन रेप्टाइल्स में जिस टेम्परेचर पर एग को इंक्यूबेट किया जाता है, उससे डिसाइड होता है कि एग से मेल निकलेगा या फीमेल। अच्छा। अब दूसरा मेथड जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जो ह्यूमंस में होता है। XX, XY। ह्यूमंस में सेक्स जेनेटिकली डिटर्मिन होता है सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू। फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम्स XX होते हैं और मेल्स में एक X और एक Y क्रोमोसोम XY होता है। यहाँ एक छोटा पुनेट स्क्वायर है। हाँ, फीमेल XX से सिर्फ X गैमीट्स बनेंगे। मेल XY से 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, X और Y। जब फीमेल का X मेल के X से मिलता है तो गर्ल XX बनती है। और जब फीमेल का X मेल के Y से मिलता है तो बॉय XY बनता है। तो इससे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, फादर डिटरमिन्स द सेक्स ऑफ चाइल्ड। बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे का सेक्स फादर पर डिपेंड करता है, मदर पर नहीं। क्योंकि मदर ऑलवेज गिव्स X क्रोमोसोम। हाँ, माँ के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो हमेशा बच्चे को X क्रोमोसोम ही देगी। फादर X भी दे सकता है और Y भी। अगर फादर ने X दिया तो लड़की होगी, Y दिया तो लड़का होगा। ठीक है, अब इसी को और डिटेल में समझते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है। डायग्राम में वही क्रॉस दिखाया गया है, मदर XX इंटू फादर XY। मदर से सिर्फ X टाइप का गैमीट बनेगा, फादर से 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, X और Y। पनेट स्क्वायर में भी यही है, XX गर्ल और XY बॉय। हाँ, और यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 50% फीमेल 50% मेल। मतलब लड़का होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है और लड़की होने की भी 50% है। ये चांस का मैटर है। बिल्कुल। अब रोल ऑफ मदर। मदर ऑलवेज गिव्स X क्रोमोसोम। मतलब माँ के सारे एग्स में सिर्फ X क्रोमोसोम ही होता है। जी। और रोल ऑफ फादर, फादर गिव्स X और Y। और इसीलिए डिसाइड्स सेक्स ऑफ द चाइल्ड। हाँ, बच्चे का सेक्स फादर का स्पर्म डिसाइड करता है। यहाँ एक बॉक्स में पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज किया गया है। हाँ, मदर X ओनली, फादर X और Y, X प्लस X इज इक्वल्स टू गर्ल, X प्लस Y इज इक्वल्स टू बॉय। तो क्योंकि फाइनल कॉम्बिनेशन में Y क्रोमोसोम सिर्फ फादर से आ सकता है, इसलिए फादर ही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन चांस। हाँ, बच्चे का सेक्स पूरी तरह से चांस पर डिपेंड करता है। ऑलवेज 50-50 प्रोबेबिलिटी। हर प्रेगनेंसी में प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 ही रहती है। बिल्कुल। और इस चैप्टर की या इस सेक्शन की एग्जाम लाइन, इन ह्यूमंस फादर डिटर्मिन्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। जी, सोसाइटी में फैली गलत धारणाओं के विपरीत साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि बच्चे के सेक्स के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, मदर नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर हेरिडिटी।
हमने कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझा है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।